Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 11th आर्ट्स के अंदर आपका टॉपिक रहेगा द नाइट्स एंड द फ्री पीजेंट्स। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक लेंगे ये आपके सामने हैं। नाइट्स के विषय के अंदर ये टॉपिक रहेंगे और पीजेंट्स के अंदर ये टॉपिक रहेंगे। इसके अंदर हम आगे आपको बताते हैं कि आपका असाइनमेंट नंबर है आपका हिंदी मीडियम के लिए 52 और इंग्लिश मीडियम के लिए 35 है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर कॉमन टॉपिक है आपका। इसके अंदर हम सबसे पहले नाइट्स के विषय में बताते हैं। ये घुड़सवार होते हैं, घुड़सवार। ये घुड़सवार योद्धा होते थे। ये लड़ना बहुत अच्छे से जानते थे, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। जैसे कि आज के समय पर हम देखते हैं कि कमांडो फोर्सेस के अंदर बहुत ही सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही हम देख पाते हैं, उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं और बाकी किसी को उसके अंदर सेलेक्ट नहीं किया जाता है। कम से कम ये रेशियो रहता है कि 1000 जवानों पर किसी एक कमांडो का सिलेक्शन उसके अंदर बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसी तरीके से इसको जब नाइट को तैयार करना होता था तो लगभग 7 वर्ष की अवधि के अंदर उसे अपनी माता से अलग कर दिया जाता था और उसको स्पेशल कैंपस में ले जा करके और लॉर्ड के बच्चों के साथ ही उसे रहने दिया जाता था। जिस तरीके की एजुकेशन लॉर्ड के बच्चों को मिलती थी यानी राजा के बच्चों को मिलती थी, ठीक उसी तरीके की एजुकेशन और ट्रेनिंग उसकी वहाँ स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छी खेलकूद और उसे साहस के प्रतीक यानी उसको साहसी बनाने की कोशिशें होती थी। यानी उनके जो टीचर्स होते थे, जो ट्रेनर्स होते थे, वो उनके अंदर वो गुण पैदा करने की कोशिश करते थे जो एक राजा के बच्चे के अंदर जो गुण पैदा हो सकते हैं। उन्हें महिलाओं का सम्मान करना और बड़ों का आदर करना और युद्ध के अंदर अपने दुश्मन को परास्त करना, खास तौर पे उनकी ये जो क्षमताएं थी उनको विकसित किया जाता था। और उन्हें 7 साल की अवधि से ही धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हुए और जैसे ही वो 14 साल की अवधि होती थी या 15 साल की होती थी तो उस दौरान उनको शस्त्र विद्या देना स्टार्ट करते थे और लंबी दूरी की रेस करना, घुड़सवारी करना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ उनसे कराते थे। और इसके अलावा पहाड़ों पर चढ़ना, यानी जोखिमपूर्ण काम उनसे कराते रहते थे ताकि उनका स्टेमिना भी बढ़े, वो साहसपूर्ण काम करने में अपने आप को कामयाब भी पाएं। इसके अंदर देखिएगा लॉन्ग एंड केयरफुल ट्रेनिंग, क्योंकि हमने अभी बताया कि जब 7 साल की अवधि से उसकी माता से उसके बच्चे को ले करके और उसको ट्रेनिंग स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है, वहीं पे उसको एजुकेशन दी जा रही है। सभी तरह की शिक्षा, नैतिक शिक्षा पे खास तौर पे फोकस रखते थे। इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र की जो लैंग्वेजेस होती थी उनको पढ़ाया जाता था। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था, म्यूजिक को पढ़ाया जाता था, उसको संगीत के अंदर उसको पारंगत बनाया जाता था। जैसे म्यूजिक है, राइम वगैरह बुलवाए जाते थे और किस तरीके से राइम्स को बनाना होता है वो बनाना भी उनको एक कला सिखाया जाता था। और इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जो नॉर्मली जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है या साइंस है, इस तरह की नॉलेज उसको नॉर्मली सारी दी जाती थी। तो वो अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनाने की कोशिश उसे होती थी। तो ये बहुत ही वेल ट्रेन्ड पीपल होते थे। इसके अंदर आप आगे देखिएगा फीप। इनको ये क्या होता था? फीप एक तरह से एक ज़मीन के एक टुकड़े को कहा जाता था जो 1000 से 2000 के एकड़ का होता था और 1000 से 2000 एकड़ की ज़मीन इस नाइट को दी जाती थी, यानी इस घुड़सवार योद्धा को प्रदान की जाती थी। घुड़सवार योद्धा रखा क्यों जाता था? क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी महामारियां रहती थी, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और किसान सैनिक बहुत कम संख्या में रहते थे, यानी किसान सेवाएं देकर के खुश नहीं थे और वो अपनी खेती करना चाहते थे और उन पे अनिवार्य रूप से उनको बेशक से बुलाया जाए तो ही बेशक आते थे, नहीं तो ये जो एक वर्ग ऐसा था जो परमानेंटली इनका काम सैन्य गतिविधियों के लिए ही रहता था। इसके अंदर जो फीप है 1000 से 2000 एकड़ ज़मीन इनको ग्रांट की जाती थी, लॉर्ड के द्वारा इनको दी जाती थी, यानी राजा के द्वारा दी जाती थी और ये उसकी पूरी देखभाल करते थे। ये कंप्लीट 1000 से 2000 एकड़ की जो ज़मीन है उसकी बुआई का, कटाई का ये काम खुद नहीं करते थे, किसानों से कराते थे और किसानों से ये टैक्स कलेक्शन करके और ये उसकी एक निश्चित राशि इन्हें लॉर्ड को जमा करानी होती थी जो कि फिक्स होती थी। तो एक तरह से इतना अच्छा काम हो गया था कि राजा के लिए भी प्रशासन करना बहुत आसान था
और अगर कोई योग्य उम्मीदवार होता था उसकी 1000 से 2000 एकड़ ज़मीन को और ज़्यादा भी बढ़ा दिया जाता था, और अगर योग्य नहीं होता था तो उसका ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरी जगह पे उसको भेज देते थे या फिर उसको हटा दिया जाता था। इसके बाद प्रॉमिस्ड विथ लॉर्ड, इसमें लॉर्ड के साथ में जब उसको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी ट्रेनर एक बेस्ट ट्रेन एक योद्धा के रूप में जब सामने आता था तो उसको एक प्रॉमिस करना होता था लॉर्ड के साथ कि वह उसका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और वह एक तरह से उसकी छाया बन के घूमता था, कभी भी कोई जोखिम उस पर नहीं आने देता था, और एक एक्टिव जैसे कहें योद्धा उस रूप में वो काम करता था। इसमें जो प्रॉमिस है उसका लॉर्ड के साथ में है, वो उसके प्राणों की रक्षा के लिए था, खासतौर पर विपरीत परिस्थितियों में उसकी रक्षा करेगा, और दूसरा उसको प्रॉमिस करेगा कि अगर कभी युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान सिर्फ अपना तो सहायता देगा ही देगा, और उसके साथ साथ घुड़सवार घोड़ों की मदद चाहिए होगी, हाथियों की मदद चाहिए होगी, या फिर सैनिकों की मदद चाहिए होगी तो वो भी उसको पूरी करनी होगी। ये भी मदद बहुत बड़ी मदद होती है। प्रैक्टिस विद डमी, और इसके अलावा वह युद्ध कला में प्रवीण होने के लिए और अपने कौशल को नवीनतम और अन्वेषित करने के लिए डमी से अपने आप को प्रैक्टिस करता रहता था और फेंसिंग का काम करता रहता था। इसके अलावा ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मेनर में घूमते रहते थे। इनके लिए रहने की व्यवस्था के लिए इनको एक अलग से घर दिया जाता था, उसके अंदर मदिरा संपीड़क होता था, उसमें ओवन भी होता था, और इनके परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं, वहाँ पानी जल आपूर्ति सब सुविधाएं उनके लिए मौजूद रहती थी, और इसके अलावा दास भी इनको दिए जाते थे ताकि ये अपना घरेलू कार्य उनसे करा सकें। यानी राजसी ठाट बाट से इनका बचपन से लेकर और बुजुर्ग होने तक की इनकी व्यवस्थाएं कर दी जाती थी, और एक लॉर्ड के साथ में इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता था। अगर कभी धोखा दे दिया किसी लॉर्ड ने इनको तो बात अलग है, नहीं तो बहुत ही अच्छा रिलेशन इनके साथ इनका रहता था। अब इसके अंदर हमने देखा कि इसमें जो नाइट वर्ग है ये एक तरह से बैकबोन है। मध्यकाल के अंदर सामंतवाद में इन सामंतों की, इन लॉर्ड की, अगर ये नाइट वर्ग नहीं होता तो ये शायद इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होते, इतने लंबे चौड़े प्रशासन को नहीं संभाल पाते। ये एक एजेंट थे, इनके जरिए टैक्स कलेक्शन में भी कोई देरी नहीं होती थी। युद्ध हो जाता था अचानक से तो सैनिक प्रोवाइड कराने हैं तो आसानी से हो जाते थे, रसद सामग्री पहुंचानी है तो वो भी हो जाता था, और मैसेंजर भी थे एक तरह से, आम जनता का जो मैसेज है लॉर्ड तक पहुंचाना, लॉर्ड का मैसेज आम जनता तक पहुंचाने का काम भी ये करते थे, मीडिएटर की भूमिका भी निभाते थे। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं जिसमें पीजेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो किसान है वो कितने प्रकार के होते थे। किसान मोस्टली जो है दो प्रकार के होते थे, एक है फ्री पीजेंट्स है और दूसरा है वो है जिनको हम सर्फ बोल सकते हैं। सर्फ, जो सर्फ है वो इसके अंदर फ्री पीजेंट्स को कुछ हद तक कुछ स्वतंत्रताएं मिली थी, हालांकि बहुत कम स्वतंत्रताएं थी। इनको नाम मात्र का ही हम स्वतंत्र किसान कह सकते हैं। डेफिनेट एग्रीमेंट विद लॉर्ड, इनका लॉर्ड के साथ में एक डेफिनेट एग्रीमेंट होता था, इनको एक निश्चित धनराशि देनी होती थी, उसके बदले में लॉर्ड इनको बोने के लिए खेत प्रदान करता था। अब उसमें जितनी भी उपज हुई है उस उपज का कुछ हिस्सा इनको लॉर्ड के पास में जमा कराना होता था, जो कि एक टाइल के रूप में होता था। टाइल एक टैक्स था, टाइल एक टैक्स था जो कि डायरेक्ट टैक्स के रूप में जमा होता था। फिक्स्ड रेंट, इनके लिए फिक्स्ड रेंट था ये, और वो उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे, अपने वायदे को नहीं तोड़ सकते थे, और उसको उन्हें निभाना ही होता था। इसके बाद आगे है रिपेयरिंग रोड्स। इनसे इसके अलावा ये लोगों को, जैसे लॉर्ड के जो परिवार, लॉर्ड का जो परिवार था वो अपने घरेलू काम के लिए भी, अपने खेतों के काम के लिए भी इस तरह के स्वतंत्र किसानों को टोकते रहते थे कि भी आपको हमारे खेतों में आना पड़ेगा। और वो खेतों के अंदर लगभग एक हफ्ते के अंदर लगभग 3 दिन फिक्स थे, लेकिन 3 दिन से काम नहीं चलता था। कई बार 4 दिन, कई बार 5 दिन भी उनको एक वीक में बुला लिया जाता था, और उसके बदले उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं देते थे। तो ये एक बड़ा लॉस था इनके लिए। इनसे काम कौन कौन से लिए जाते थे, जैसे कि रिपेयरिंग रोड्स, सड़कें बनाने का काम, डिगिंग डिचेस, गहरी खाइयाँ खुदवाने के लिए, कहीं भी जैसे कि अगर युद्ध होने का खतरा है तो खाइयाँ खुदवाने के लिए यूज़ करते थे। गैदरिंग फायरवुड, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, जो जलावन की लकड़ियाँ हैं उनके लिए। और बिल्डिंग फेंसेस, और बिल्डिंग बनाने के लिए इमारत के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर फेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इस तरह के काम हम देख रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए अगर लॉर्ड किसी बाहर के किसी श्रमिक से काम कराता है तो उनको बहुत पैसा देना होगा, लेकिन इनको विदाउट एनी रेंट वो इनसे करा रहे हैं। और
जो वो खेत बोने के लिए दे रखे उसके तो उनके एक निश्चित पेमेंट उनको पहले से ही मिल जाती है। तो इनमें जो फायदे में कौन है, लॉर्ड है। और शोषण किसका हो रहा है, स्वतंत्र किसानों का भी हो रहा है। इसके बाद कंपेल टू मेक यूज ऑफ वर्कशॉप्स, इन्हें जो वर्कशॉप्स होती थी, जो सरकारी एक तरह से कारखाने होते थे, लोड के कारखाने होते थे, उसके अंदर काम करने के लिए इनको बुलाया जाता था। यानी एक तरह से हर तरह का शोषण इनको देखना होता था। लेकिन फ्री पीजेंट्स कुछ हद तक आज़ाद थे। फ्री पीजेंट्स को बार बार परेशान नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ हद तक हम मानते हैं कि आज के समय की अगर हम तुलना करें तो आज समय की तुलना उनसे करते हैं तो वो बिल्कुल भी वो हमें बहुत बुरा लगता है ऐसा। लेकिन ये ऐसा उस समय हुआ था, ये सच्चाई है, वही आपके सामने रखी जा रही है। अब दूसरे जो किसान होते थे, सर्फ कहते थे इन्हें। सर्फ जो हैं उन्हें दास भी कहा जाता था। दास कहें, जैसे कि हम इसके अंदर कह सकते हैं दास। दास सर्फ लोगों को बोला जाता था। इनके लिए इनके लिए बहुत ही सख्त नियम होते थे। ये अपने नियमों को तोड़ नहीं सकते थे। अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो फ्री पीजेंट्स है वो भी अपने एक एस्टेट को छोड़ नहीं सकता था। ये सर्फ जो हैं ये भी एस्टेट को नहीं छोड़ सकते थे। एस्टेट होता था जो इनको भूखंड प्रदान किया गया है, जो लोड के खेत हैं वो उसको छोड़ के दूसरे जगह पे नहीं जा सकते हैं। अगर उनको जो रेंट निश्चित है वो काम करेंगे, जो काम दिया गया है वो काम करेंगे। मैरिज कंसेंट ऑफ लोड यहाँ तक भी उनको बंधन में रखता था सर्फ किसानों को कि वो अगर शादी भी करना चाहते हैं तो लोड की पसंद से करेंगे। लोड उनके लिए लड़कियां सेलेक्ट करेगा और अगर उसको लड़की पसंद नहीं भी आती है तब भी उसको शादी करनी होगी। यानी उसकी जो मजबूरी बन जाएगी उसे शादी करना। नॉट टू लीव एस्टेट, वह एस्टेट को नहीं छोड़ सकता है। जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी देगा। और कंपेल टू यूज ओनली लोड, मिल एंड ओवन। और इसके अलावा जो लोड के जो भूखंड है या उसका जहाँ पे लोड रह रहा है, मेनर में रहता है लोड, तो उस मेनर के अंदर जो भी मदिरा संपीड़क लगा होता है, अंगूर का रस निकाला जाता है, कच्ची शराब बनाई जाती है, उसी से वो शराब ले सकता है। ठीक इसी तरह की मजबूरी इनके लिए भी थी। इनके लिए भी इसी तरह की मजबूरी रखी गई। इनके लिए ज़्यादा मजबूरी थी, इनके लिए कम थी। तो इनको ओवन के अंदर जैसे अगर वो खाना पकाना चाहते हैं, अपने रोटियां सेकना चाहते हैं, तो लोड की ओवन में ही वो अपनी रोटियां सेक सकते हैं और लोड की मील के अंदर ही अपना आटा वगैरह पिसवा सकते हैं। यानी कोई भी एक्टिविटी वो बाहर जा कर के नहीं कर सकते हैं और अपने जो दिया हुआ काम है वो उन्हें करना होगा। इसके अंदर हमने देखा कि जो पहला हमारा टॉपिक था वो नाइट के बारे में है, जो कि बैकबोन होते थे सामंतवादी शासन के अंदर। अगर ये नहीं होते तो उनका शासन प्रशासन बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। इसके अंदर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, जैसे कि कमांडो ट्रेनिंग के लिए हम बोलते हैं। इस तरह की जो कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है वो उनकी दी जाती थी। हमारे यहाँ पर एजुकेशन के लिए हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर लैटिन भाषा का इनको ज्ञान दिया जाता था, विदेशी भाषाएं सिखाई जाती थी, म्यूजिक का ज्ञान देते थे, गायन का ज्ञान इनको सिखाया जाता था और इसके अलावा राइम कैसे बनाते हैं वो भी इनको ज्ञान प्रदान किया जाता था। फीफ के बारे में बता रखा है कि 1000 से 2000 एकड़ की भूमि इनको यूज करने के लिए दी जाती थी। अपने हिसाब से उसको यूज करते थे। किन किसानों को उसे देना है वो किसानों को देते थे, उसके बदले उनको रेंट मिलता था। लेकिन एक निश्चित इसको रेंट के रूप में ये राजा को प्रदान करना होता था, यानी लॉर्ड के पास में जमा करनी होती थी। और इसके बाद में प्रैक्टिस विद डमी, ये हमेशा अपने लड़ाकू स्किल्स को या कौशल को बरकरार रखते थे, युद्ध कौशल में प्रवीण होते थे। शक्तिशाली आर्मी या शक्तिशाली जो एनिमी है, दुश्मन है, उसको भी पराजित करने की कला इनके पास होती थी और इन्हीं के विश्वास पर राजा एक स्वतंत्र और अच्छी ज़िंदगी जी पाता था। इसके अंदर दो तरह के किसानों का जिक्र हम करें तो फ्री पीजेंट्स जो है उसको जो है डेफिनेट एग्रीमेंट करना होता था। लोड का एक तरह से उनको फिक्स पेमेंट देनी होती थी, तब उनको खेत मिलते थे। और यहाँ पर उनके लिए कुछ स्पेशल काम थे जो उनको करने होते थे, जो एक वीक के अंदर उनको तरह तरह के काम के लिए बुलाया जा सकता था। जैसे कि सड़कें का मरम्मत कराने का काम है, खाइयाँ खुदवाने का काम है, या फिर जो जलावन की लकड़ी इकट्ठे करने का काम है, या फेंसिंग का काम है, तारबंदी का जो काम होता है, और जो बिल्डिंग अगर कहीं पे बननी है तो उसके लिए कच्चा माल पकड़ाना है। इस तरह का कोई भी
मशाला वगैरह पकड़ाना है तो उसके लिए उनको बुलाया जा सकता था। इसके अलावा उनको मजबूरी उनकी ये थी कि वो सिर्फ लोड के वर्कशॉप्स में ही काम करेंगे, उससे ज़रूरी जो सामान उन्हें चाहिएगा वो वहीं से खरीदेंगे। और जो सर्फ हैं वो पूरी तरह से गुलाम है, वो अपनी शादी तक मतलब लोड की पसंद या नापसंद से ही करेंगे। अगर लोड को उसे जैसे लड़की सेलेक्ट कर ली है तो लोड की पसंद के अकॉर्डिंग उसको शादी करनी होगी, वह मजबूर है, मना नहीं कर सकता है। नॉट टू लीव एस्टेट, और अपने एस्टेट को नहीं छोड़ सकता, जो उसको ज़मीन दी गई उस पर काम करना होगा और जो काम दिया गया है वो काम करना होगा। कंपेल टू यूज़ ओनली लोड मिल, और उसको आटा पिसवाने के लिए लोड की मिल के अंदर जाना होगा, वहीं पे आटा पिसवाएगा, उसी के ओवन के अंदर रोटियां सेकेगा। और इसके अलावा उसी के मदिरा संपीड़क के अंदर, जो मदिरा संपीड़क होता है, अंगूरों का रस निकाला जाता है, कच्ची शराब बनाई जाती है, तो उससे उसी का यूज़ ये करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरह के यहाँ अलग अलग टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन थे ये। तो पहला टॉपिक आपका नाइट है, जो कि माउंटेड वॉरियर्स होते थे, घुड़सवार योद्धा होते थे, और ये मेनर के रखवाले थे और जागीर के रखवाले हम कह सकते हैं इनको, या राजा के मेन सपोर्टर कह सकते हैं इनको। और लेकिन ये कुछ समय तक इनका योगदान बहुत अच्छा था, बाद में इनके अंदर भी कुछ कमियां नज़र आने लगी। ये भी मतलब उतने ट्रेंड नहीं रहे थे। पहले क्या था कि अनुबंध आधार पर सेना परमानेंटली स्टे नहीं करती थी, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए सेनाएं रखते थे। अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो उनको रिलीज कर दिया जाता था, लोग अपने किसान का काम या खेती का काम करने लग जाते थे। लेकिन अब बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव आने लगा। सामंतवाद जैसे जैसे वर्तमान की तरफ बढ़ा तो हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन हुआ और लोग बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लगे। जब बड़ी सेनाएं रखने लगे तो इनकी वैल्यू कम हो गई, और वहाँ अब इनको कौन 1000 से 2000 एकड़ की भूमि इनको इस तरह से ग्रांट में प्रदान करेगा। और ये वंशानुगत भी हो सकता था, जैसे इनके बेटे को भी जैसे 1000 से 2000 एकड़ अगर इनको जमीन मिल गई है तो इनके बेटे को देंगे, फिर वो अपने बेटे को देगा। और ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। अगर कोई चाहे, जैसे इनके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई नाइट चाहता है कि भाई उसके बेटे को ज़मीन मिले तो वो उसको मिलेगी। तो इस कहने का मतलब है कौन मना करेगा, सभी को मिलेगी वो। तो ये इस तरह का जो नियम था ये अच्छा नहीं था। वंशानुगत आधार पर इस तरीके से बंटवारा उचित बंटवारा नहीं था। इतनी इकट्ठी ज़मीन किसी एक व्यक्ति को दे दी जाना वो गलत थी। और किसी एक व्यक्ति के भरोसे राजा की या राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो सकती, इसलिए सेना रखना ज़्यादा उचित माध्यम है। धन्यवाद।